बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ईपीएसपी वीक 14 का लेक्चर है। कंटिन्यूशन है ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन। नहीं, ये आपकी है, सॉरी आई एम सॉरी, जनरेटर प्रोटेक्शन। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हमारी पूरी हो गई थी, सही है। तो अब जनरेटर प्रोटेक्शन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ फॉल्ट कंडीशंस देखी थी, स्टेटर फॉल्ट्स, रोटर फॉल्ट्स, और साथ में मैकेनिकल फॉल्ट देखे थे, ठीक है। उनको इनको हमने ब्रीफली देखा था, और कुछ एबनॉर्मल कंडीशन डिस्कस की थी, और हमने इसको एंड अप किया था अनबैलेंसिंग में। लोड अनबैलेंसिंग केस में किस तरह रोटिंग स्पीड आपकी टॉयस हो जाती है, किस तरह हीट एनर्जी एनर्जी जनरेट होती है, और किस तरह फिर हम रिले यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटेक्ट दूस नेगेटिव सीक्वेंस करंट थ्रू द रिले। और हमने इसका एक ऑपरेटिंग टाइम डिसाइड किया था कि वो होता है आपके पास k बाय आई टू स्क्वायर। आई टू क्या होता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट। तो ये हमने सब चीजें देख ली थी। इसके अलावा हमने रोटर फॉल्ट देखे थे। रोटर फॉल्ट में ग्राउंड टू फॉल्ट देखे थे, किस तरह रिले आपकी डिटेक्ट होती है थ्रू दी एसी ट्रांसफार्मर, और किस तरह वो ट्रांसफार्मर के थ्रू रेक्टिफाई होते हुए, ठीक है, वो रिले को सिग्नल जाता है, और फिर रिले उसी हिसाब से वो डिटेक्ट करता है कि जब दोनों पॉइंट्स पे फॉल्ट आता है आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो एक पॉइंट पे फॉल्ट आने के बाद ही वो डिटेक्ट हो जाता है सिग्नल के थ्रू, और फिर आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। वरना अगर दोनों पॉइंट से फॉल्ट आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाती है, आपकी फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाती है। तो उस वक्त तो फायदा नहीं है, जाहिर सी बात है। फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी तो आपके पास ओवर फ्लेक्सिंग हो जाएगी, फ्लेक्सिंग वजह से आपके पास वो सैचुरेट हो जाएगा, और आपका जो रोटर है वो डैमेज हो सकता है। तो इससे पहले पहले फॉल्ट डिटेक्ट करना होता है। तो ये सब चीज़ हमने देखी थी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा रिवाइज कर लूँ, रिवाइज करवा दूँ। तो ये सब देख लीजिएगा आप ना, पुराना लेक्चर है ये, वीक 13 का, सही है। आज के लेक्चर में हम एक और एबनॉर्मल कंडीशन देखेंगे, जो कि है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग आपके पास जब आती है जनरेटर पे, जब आपके पास जो ग्रिड से जो जनरेटर आपका कपल्ड होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो अल्टरनेटली मतलब ये कहने का मतलब ये है मेरा कि तीन चीजें होती है ना, चार चीजें होती है: प्राइम मूवर, जनरेटर, ग्रिड, और जनरेटर के साथ आपके पास होती है एक्साइटेशन, सही है। तो अब होता ये है कि ओवर स्पीडिंग में क्या हो सकता है कि इनलेट से जो आपके पास सप्लाई आ रही है, जो आपके पास फ्यूल आपके पास इंजेक्ट हो रहा है टरबाइन में, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन होता ये है कि आपके पास जो जनरेटर है ना, जो ग्रिड से कनेक्टेड है, वो सडनली क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, सही है, या ट्रिप हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई तो सेम आ रही है, फ्यूल जो आपके जो भी है आपके पास, जो इनलेट आ रही है आपके पास, स्टीम इनलेट आ रही है, वो तो सेम है, कांस्टेंट है। लेकिन जब आपका जनरेटर ट्रिप हो जाता है या जनरेटर डिस्कनेक्ट हो जाता है ग्रिड से, तो आपके पास स्पीड जो है अल्टरनेटर की, यानी क्योंकि होता क्या है कि आपके पास जो अल्टरनेटर होता है, वो उस पर लोड जो होता है जनरेटर का, वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने की वजह से जो नेट स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ओवर इसको इस एबनॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं ओवर स्पीडिंग, सही है। ये ओवर स्पीडिंग डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसकी प्राइमरी प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड इस तरह करते हैं कि हम एक स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म लगाते हैं। कि प्राइमरी प्रोटेक्शन ये होती है, जैसे ही आपका लोड डिस्कनेक्ट हुआ तो एक थ्रेशोल्ड सेट होता है कि जैसे ही उससे स्पीड जब एक्सीड हो जाती है उस लेवल से, तो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो सेकेंडरी या बैकअप प्रोटेक्शन ये होती है कि एकदम ओवर फ्रीक्वेंसी रिले लगा दी जाती है, यहाँ लिखा हुआ भी है, व्हेन अल्टरनेटर स्पीड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, जो कि मेजर होती है थ्रू टेको जनरेटर, ठीक है। तो जैसी ओवर स्पीडिंग आती है, यस, ये हमने इस तरह का एनएम में भी देखा था, इस तरह के हमने फ्लो डायग्राम ना। तो जैसे ही आपके पास ओवर स्पीडिंग अल्टरनेटर पे हो जाती है, तो आपका अल्टरनेटर जो है वो सडनली डिस्कनेक्ट हो जाता है थ्रू दिस रिले, सही। यानी पूरा आपका जो सेटअप है ना, वही शट डाउन हो जाता है जनरेटर का, सही। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ओवर स्पीडिंग कब आती है, जब आपके पास क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेटर पे लोड जो है, जो कि जनरेटर है, वो डिस्कनेक्ट हो जाए। और इसका मतलब ये है कि जनरेटर अब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो एज सून द जनरेटर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ग्रिड, द स्पीड of the alternator start to rise, and when it exceeds some set point, then this relay will operate.
बट इट्स प्राइमरी प्रोटेक्शन इज स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म। स्पीड गवर्निंग मैकेनिज्म इसकी प्राइमरी प्रोटेक्शन होती है कि शुरू में जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ तो आपके पास सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइमरी प्रोटेक्शन आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो फिर आपके पास जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो क्या है, ओवर फ्रीक्वेंसी रिले, ठीक है, जो कि स्पीड की मतलब वो स्पीड डिटेक्ट करती है थ्रू टैकोजेनेटर। टैकोजेनेटर क्या करता है, स्पीड जो होता है आपका आपकी जो अल्टरनेटर की स्पीड होती है उसको मेजर करता है। तो जब वो एक जो आपके पास प्री डिफाइंड स्पीड है उससे एक्सीड कर जाती है स्पीड, तो वो आपके पास ये सिग्नल जाता है रिले में, और रिले आपके पास जो रिले है वो क्या करा देती है, शट डाउन करा देती है जनरेटर को। सही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। तो एक तो हमने कंडीशन देखी थी, दूसरा हमने एक और एबनॉर्मल कंडीशन फ्लो चार्ट में ऑब्जर्व की थी। यानी हमने एक तो अनबैलेंसिंग देखी थी, एक हमने ओवर स्पीडिंग देखी थी, और एक हमने नोट की थी लॉस ऑफ एक्साइटेशन। अब लॉस ऑफ एक्साइटेशन क्या होती है कि सडनली ये होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन में, जो एक्साइटर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा होता है इन ऑर्डर टू रन द जनरेटर एट सिंक्रोनस स्पीड, तो वो आपके पास उसमें 4 केसेस अप्लाई होते हैं। या तो ये होता है कि जो एसी सप्लाई कर रहा होता है स्मॉल जनरेटर, ये स्मॉल जनरेटर जो कि एक्साइटर को सप्लाई कर रहा होता है और फिर एक्साइटेड डीसी में कन्वर्ट करता है, वो एसी सप्लाई ही ट्रिप हो जाए, ठीक है, जो जनरेटर आपको सप्लाई दे रहा है वो ही आपके पास क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो एक तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन इस फॉर्म में आ सकती है कि आपके पास जो जनरेटर जो कि एक एसी सप्लाई दे रहा है वो ही आपका क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, या लॉस ऑफ एसी सप्लाई हम कह सकते हैं। एक हो सकता है कि न्यूसेंस ट्रिपिंग एट फील्ड वाइंडिंग, ये हो सकता है कि फील्ड वाइंडिंग में ट्रिपिंग हो गई तो आपके पास एक्साइटेशन अब तो हो ही नहीं रही जनरेटर साइड पे, ठीक है। एक ही हो सकता है कि जो सर्किट ब्रेकर्स जो लैचेस में अप्लाई हुए हैं वो खराब हो जाए, फेल हो जाए, सही है। जिस सर्किट ब्रेकर को ऑन होना चाहिए था वो ऑफ हो गया तो लैच सही से अप्लाई नहीं हुआ। एक ही होता है कि एक्साइटर ही खराब हो जाए अगर आपका, यानी एसी जनरेटर सप्लाई तो दे रहा है, एसी स्मॉल जनरेटर जो देता है एसी सप्लाई देता है टू द एक्साइटर इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट फ्रॉम डीसी फ्रॉम एसी टू डीसी, वही खराब हो जाए अगर आपका एक्साइटर ही सही काम नहीं कर रहा, तब भी आपके पास लॉस ऑफ एक्साइटेशन का केस आ सकता है। तो इसमें दो चीजें हैं, अगर आपके पास लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो जाएगी तो एक तरीके से एक्साइटेशन ही रही, इसका मतलब अब जनरेटर आपका जनरेटर नहीं रहा, वो आपका इंडक्शन जनरेटर बन जाता है। किस तरह, मैं बताता हूँ। होता ये है कि अब ये इसको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये इसकी वो ब्लॉक डायग्राम हमने देखी थी कि आपका मैकेनिकल इनपुट आता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम देख चुके हैं ये प्रीवियस लेक्चर में पूरी ब्लॉक डायग्राम। तो अब जनरेटर क्या कर रहा होता है, ग्रिड को रेल और रिएक्टिव पावर दोनों सप्लाई कर रहा होता है, ये बात मेरी समझ आ रही है। लेकिन अच्छा ये फील्ड करंट आ रहा होता है एक्साइटर के थ्रू, लेकिन जब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो जाएगी ना, होगा ये कि इसको सप्लाई तो रिएक्टिव पावर करनी थी ग्रिड को, लेकिन अब पावर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, यानी अब ये ग्रिड से रिएक्टिव पावर लेना शुरू कर देगा, कंज्यूम करना शुरू कर देगा। तो इसके दो केसेस हैं, अगर तो रिएक्टिव पावर यानी अगर तो ग्रिड आपका कैपेबल है टू प्रोवाइड द रिएक्टिव डिमांड टू फुलफिल द रिएक्टिव डिमांड ऑफ द जनरेटर, सो इन दैट केस जनरेटर इज नोन एज इंडक्शन जनरेटर। यानी अगर वो ग्रिड से सप्लाई ले रहा है रिएक्टिव पावर फ्रॉम ग्रिड जनरेटर आपका, तो अगर ग्रिड इसकी जो वो है क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की, अगर वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग, तब उस केस में हम इंडक्शन जनरेटर क्या बोलेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन जनरेटर, सही। लेकिन अगर अच्छा इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो बराबर होंगे आपके रेटेड वोल्टेज के, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर उसको चाहिए थी वो उसको ग्रिड से मिल रही है अब, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे नुकसान ये होता है कि आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं रोटर पे, फील्ड वाइंडिंग पे। तो आपका अल्टीमेटली आपको लगेगा ये नॉर्मल है, लेकिन ऐसा है नहीं। आई स्क्वायर आर लॉसेस हिस्टैरिसीस लॉसेस बढ़ने की वजह से आपका रोटर डैमेज हो सकता है। ये बात मेरी क्लियर है, ठीक है। तो अब बिफोर लॉस ऑफ एक्साइटेशन तो ये हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपके पास एक्साइटेशन लॉस हो जाएगी, ये एरो को थोड़ा गलत बन गया, ये एरो इस तरह बनेगा, ठीक है, इस साइड बनेगा ये, और बुरा हो गया, एक मिनट।
ये एरो आपका, एरो की डायरेक्शन ये होगी, सही, इस साइड होगी, अभी इस साइड नहीं होगी, सॉरी ये गलत बनी हुई है, एक मिनट ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, ये हटा दे, ये नहीं है, सही है। तो रिएक्टिव पावर अभी कंज्यूम करेगा ग्रिड से, ये बात मेरी समझ आ रही, ठीक है। तो क्या फील्ड करंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये आप क्या हो गया, सिंक्रोनस जनरेटर नहीं रहा, ये इंडक्शन जनरेटर हो गया। इंडक्शन जनरेटर क्यों कह रहा हूँ, इंडक्शन मोटर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि अभी भी प्राइम मूवर तो सही है, प्राइम मूवर से इनलेट में सप्लाई तो आ रही है, मैकेनिकल इनपुट तो आ रहा है, मैकेनिकल इनपुट जब तक आ रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपका ये कहलाता है जनरेटर। लेकिन सिंक्रोनस है, ये इंडक्शन है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि ये रिएक्टिव पावर अगर सप्लाई कर रहा है ग्रिड को, तो ये इंडक्शन, ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, और अगर ये रिएक्टिव पावर लेना शुरू कर दे अगर किसी एब्नॉर्मल कंडीशन में, तो ये कहलाता है इंडक्शन जनरेटर, सही। यानी अगर सप्लाई दे रहा है, इन नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई दे रहा होगा, रियल पावर भी दे रहा है। रिएक्टिव पावर कहां से आ रही होती है आपको पता है, रिएक्टिव पावर आपकी एक्साइटेशन से आ रही होती है, जब एक्साइटेशन ही लॉस होगी तो रिएक्टिव पावर जनरेटर सप्लाई नहीं करेगा ग्रिड को, ठीक है। तो उस केस में ये कहलाता है इंडक्शन जनरेटर, जब ये ग्रिड से सप्लाई लेना शुरू करते हैं। और दूसरा केस ये होता है कि अगर ग्रिड कैपेबल नहीं है इसकी, यानी पार्शियली सप्लाई कर रहा है ग्रिड जनरेटर को रिएक्टिव पावर, तो उस केस में आपका टर्मिनल वोल्टेज बराबर नहीं होंगे रेटेड वोल्टेज के, तो वो भी बहुत डेंजरस स्टेट है, उसमें भी आपका रोटर जो है सॉरी वो डैमेज हो सकता है, सही। अच्छा, लॉस ऑफ प्राइम मूवर, लॉस ऑफ प्राइम मूवर का ये है कि सडनली आपका क्या प्राइम मूवर जो डिस्कनेक्ट हो जाए, सप्लाई ही नहीं आ रही नेट से, मैकेनिकल इनपुट ही नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है। अगर आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन समझ आ गया तो ये लॉस ऑफ प्राइम मूवर में क्या होगा, सेम वही डायग्राम होगी। अब चूंकि एक्साइटेशन तो आ रही है, यानी जनरेटर जो है वो ग्रिड को रिएक्टिव पावर तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ एक्साइटेशन नहीं हुई है अभी फिलहाल, मतलब लॉस ऑफ एक्साइटेशन नहीं है, प्राइम मूवर अब सप्लाई नहीं दे रहा, यानी अब प्राइम मूवर सप्लाई नहीं दे रहा, तो प्राइम मूवर क्या नहीं प्रोवाइड कर रहा, रियल पावर प्रोवाइड नहीं कर रहा। यानी अब इसके, अच्छा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ये होगा, ग्रिड को सप्लाई जा रही होगी, सही जा रही होगी, रियल भी जा रही है, रिएक्टिव भी जा रही है, सब सेट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आपके पास प्राइम मूवर अगर क्या कर देगा, क्या कहते हैं, लॉस हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया आपका अल्टरनेटर से, तो उस केस में रिएक्टिव पावर तो सप्लाई कर रहा होगा ग्रिड को ये जनरेटर, लेकिन अब ये रियल पावर कंज्यूम करना शुरू कर देगा ग्रिड से, ठीक है। तो उस केस में ऐसा जनरेटर दैट कंज्यूम्स द रियल पावर फ्रॉम द ग्रिड इंस्टेड ऑफ सप्लाइंग इट, तो दैट जनरेटर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, नहीं, दैट जनरेटर इज नोन एज सिंक्रोनस मोटर। अब ये एज अ सिंक्रोनस मोटर एक्ट करना शुरू कर देगा। इसकी लॉजिक समझे क्यों, ये सिंक्रोनस मोटर इसलिए है क्योंकि आप खुद देखें, मैकेनिकल इनपुट तो अब नहीं है, और मोटर की प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, आप खुद देखिए ग्रिड से ये इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रहा है, आप क्या है, पावर, रियल पावर, ठीक है। अब मैकेनिकल इनपुट तो है नहीं, तो अब जनरेटर में कोई फ्यूल वाला पार्ट तो है ही नहीं, मतलब इनलेट तो है ही नहीं, तो अभी क्या कहलाएगा, मोटर कहलाएगा, क्योंकि मोटर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है, आउटपुट मैकेनिकल होता है। और जनरेटर की क्या वो होती है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो मैकेनिकल इनपुट लेता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा होता है। अब ये क्या है, अब रिवर्स हो गया, पावर रिवर्स हो गया आपके पास। तो ऐसे पावर रिवर्स के लिए हम रिले यूज करते हैं, इसको सेंस करने के लिए, वो पावर रिवर्स रिले यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टीम टर्निंग इफेक्ट की वजह से ना, आपका जो जो कि अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, सप्लाई तो नहीं है, लेकिन आपका जो स्टीम टर्बाइन है ना, वो डैमेज हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। तो कि स्टीम टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस पर लोड बढ़ेगा, वही लॉसेस बढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, इंसिपिएंट फॉल्ट्स आ सकते हैं, और आपका स्टीम जो इनलेट है वो डैमेज हो सकता है। तो ये भी एब्नॉर्मल कंडीशन है, अगर कंटिन्यूसली एब्नॉर्मल कंडीशन में अगर ये आपका जनरेटर रन करेगा एज अ सिंक्रोनस मोटर, तो आपके पास जो अल्टरनेटर है वो डैमेज हो सकता है, सही, ओके। ठीक है, ये उसकी ब्लॉक वो बताई हुई है कि हम डायरेक्शन रिले यूज करते हैं, डायरेक्शन रिले इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें
स्पेसिफिकली पावर की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से पावर आ रही है। यहाँ नॉन डायरेक्शन रिले तो यूज हो नहीं सकती, तो हम इसके लिए जो सुटेबल रिले यूज करते हैं वो यहाँ मेंशन। अच्छा, ये सब थ्योरी वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर दी है, सब देख लिया। व्हेन ग्रिड सप्लाई क्या लिखा हुआ मैंने, रिएक्टिव पावर पार्शियली टू द जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज नॉट इक्वल टू रेटेड वोल्टेज, ऐसा मैंने बता दिया। व्हेन लॉस ऑफ प्राइम मूवर अकर द डायरेक्शन पावर रिवर्सेस मींस दैट सिंक्रोनस जनरेटर बिकम्स सिंक्रोनस मोटर। ड्यू टू स्टीम टर्बाइन इफेक्ट टर्बाइन में भी डैमेज, रिवर्स पावर रिले इज यूज या डायरेक्शन रिले भी यूज कर सकते हैं। सही है। अब जरा ये देख लेते हैं लॉस ऑफ एक्साइटेशन। अच्छा ये देख, ये न्यूमेरिकल एक, इसमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें a stator connected three phase 10 megavolt ampere 6.6 kilovolt alternator is protected by a merged price circulating current principle using a CT। इस रेशियो की CT यूज हुई है। स्टार पॉइंट ऑफ अल्टरनेटर इज ग्राउंडेड थ्रू अ रेजिस्टेंस 7.5 ohms। if the minimum operating current for a relay is 0.5 ampere, calculate the percentage of each phase of stator winding which is unprotected against the earth fault when the machine is operating at a normal condition। मैं पूरे न्यूमेरिकल समझाता हूँ, एक दो तीन सेंटेंस में। सिंपल हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास एक स्टेटर है और वो स्टार कनेक्टेड है और वो ग्राउंड हुआ हुआ है विद ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस दैट इज 7.5 ohms, so we are required to identify the portion of the winding that is unprotected at the normal condition। यानी होता क्या है कि चूंकि जब फॉल्ट आता है ना, अर्थ फॉल्ट आता है, तो इतना मिनिमल करंट फ्लो कर रहा होता है इस पॉइंट से, ग्राउंडिंग पॉइंट से, जो कि रिले के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जब इस तरह के फॉल्ट आएंगे तो कितनी परसेंट वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड रह जाएगी। ठीक है, होना तो उसको 100% चाहिए वाइंडिंग को प्रोटेक्टेड, यानी तीन कितने हैं आपके पास, 3 फेज है ना, हर फेज में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हुई हुई है, रिले आपके पास लगी हुई है, मर्ज प्राइसिंग। लेकिन वो कितनी परसेंट वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करेगी और कितनी परसेंट वाइंडिंग को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये हमें सेग्रीगेट करना है बेसिकली। क्योंकि अर्थ फॉल्ट जब आ रहा होता है ना, तो आपके रिले के थ्रू वो करंट डिटेक्ट ही नहीं होता। एक तो फॉल्ट करंट होता है वो डिटेक्ट हो जाता है, एक करंट फ्लो करता है इस ग्राउंडिंग पॉइंट से जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाता। वो इतना कम होता है कि वो फ्लो करना शुरू हो जाता है, फ्लो करता चला जाता है, वो आपके पास वाइंडिंग को डैमेज कर रहा होता है उतनी परसेंट वाइंडिंग को जो कि अनप्रोटेक्टेड होती है। बात समझ आ रही मेरी? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने कह दिया लेट एक्स बी द परसेंटेज ऑफ द वाइंडिंग दैट इज अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अर्थ फॉल्ट। यानी मैंने एक सपोज कर लिया कि इतनी परसेंट वाइंडिंग जो है वो अनप्रोटेक्टेड है टोटल में से। सही। अर्थिंग रेजिस्टेंस मुझे गिवन है और फेज वोल्टेज भी मुझे पता है, लाइन वोल्टेज पता है, तो फेज वोल्टेज मालूम कर ले। क्यों, अब देखते हैं। मैं इस न्यूमेरिकल का क्रक्स बताऊंगा, बाकी एक मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये काम करने कि फॉल्ट करंट निकालना है कि मिनिमम फॉल्ट करंट क्या होगा इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए। रिले का हमें ऑपरेटिंग करंट तो पता है 0.5 एम्पियर है। अब इफ द मिनिमम ऑपरेटिंग करंट आई, ये पता नहीं है हमें। सिंपल क्या करें आप कि एक मिनट, सीटी रेशियो आपको पता है, तो सीटी रेशियो तो ओवरलोड के साथ डिजाइन हुई होती है। सही है। तो आप सिंपल क्या करें कि आपको रिले का ऑपरेटिंग करंट भी पता है कि इस करंट पे, जो इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, ये वो करंट है जिस पर रिले ऑपरेट होगी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं इस रिले के करंट को इस सीटी रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो ऑपरेटिंग करंट मिल जाएगा जो कि मिनिमम फॉल्ट करंट होगा। मिनिमम फॉल्ट करंट मुझे मिल जाएगा। तो सिंपल, अच्छा क्यों, अच्छा रेशियो में क्या रखूंगा, मुझे प्राइम स्टेटर वाइंडिंग प्रोटेक्ट करनी है, तो मैं 5/1000 का रेशियो नहीं रखूंगा, मैं 1000/5 का रेशियो रखूंगा, क्योंकि मुझे वो मिनिमम फॉल्ट करंट मालूम करना है जो कि स्टेटर वाइंडिंग में जा रहा होगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मिनिमम फॉल्ट करंट मालूम करने के लिए मिनिमम फॉल्ट करंट मालूम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मिनिमम फॉल्ट करंट मुझे पता नहीं चलेगा कि उस स्टार मतलब मिनिमम फॉल्ट करंट में जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि उस पूरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो फिर मैं उस ग्राउंडिंग पॉइंट का कैसे मालूम करूंगा वो पोर्शन जो कि अनप्रोटेक्टेड है। इसका मतलब मुझे मिनिमम फॉल्ट करंट पता होना तो मेरे लिए प्रीरेक्विजिट है, लाजमी है, इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो लेकिन इन्फॉर्मेशन ये पूरी गिवन है। यहाँ क्या 0.5 एम्पियर मुझे रिले का ऑपरेटिंग करंट पता है, 0.5 एम्पियर पे ऑपरेट हो जाएगी वो स्टेप डाउन होके। अब मैं अगर सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1005 से सीटी रेशियो के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम फॉल्ट करंट। बस आपका आधा काम हो गया, करंट आ गया, रेजिस्टेंस भी पता है। अभी फिलहाल क्या करना है आपको, आपको वो पोर्शन मालूम करना है जो कि अनप्रोटेक्टेड है।
पहला स्टेप तो ये हो गया, आपको मैंने आपको बता दिया, पहला स्टेप इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये है कि सबसे पहले तो आप मालूम कर लें मिनिमम फॉल्ट करंट। सही है। अब मालूम करें ईएमएफ इंड्यूस कितनी होगी इस वाइंडिंग में ड्यूरिंग फॉल्ट। सही है। यानी अभी तो फिलहाल हमें ये जो वोल्टेज पता है, ये तो स्टेटर वाइंडिंग का वोल्टेज है ना, लेकिन एक्स क्या है, अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग है, तो इसका मतलब इस पे ईएमएफ अलग इंड्यूस होगा। सपोज कर ले अभी हमने सेपरेट कर लिया, प्रोटेक्टेड वाइंडिंग को अलग कर लिया और अनप्रोटेक्टेड को अलग कर लिया, और टोटल मुझे पता है, टोटल वोल्टेज मुझे पता है, लेकिन अब मुझे क्या मालूम करना है, वो ईएमएफ मालूम करनी है जो कि उस स्पेसिफिकली वाइंडिंग में इंड्यूस होगी। ये बात समझ आ गई। देखिए ये वोल्टेज पूरी स्टेटर वाइंडिंग का है, ये वोल्टेज पूरी स्टेटर वाइंडिंग है, मुझे वो वोल्टेज मालूम करना है जो कि उस वाइंडिंग में इंड्यूस होगा। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, एक्स परसेंटेज है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स बाय 100 से, 100 से क्योंकि परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे इसका ईएमएफ इंड्यूस पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस परसेंटेज वाइंडिंग में। तो सिंपल क्या करूंगा, मैं इस वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे। ठीक है, बस अब सिंपल आपके पास आपको वोल्टेज भी पता चल गया, आपको करंट भी पता चल गया, आपको ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस भी गिवन है उस स्टेटर पॉइंट की, तो आप सिंपल V इक्वल टू आई रख करें, V इक्वल टू आई आर, ये वही है, V इक्वल टू आई आर लगाया हुआ है इसमें, ये I हो गया, ये V है, ये R है, तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और यहां से आप क्या मालूम कर लें, X मालूम कर लें, तो आपको वो ये इतनी परसेंटेज है, यानी 20 ऑलमोस्ट परसेंटेज है जो कि वाइंडिंग की अनप्रोटेक्टेड है। ये मेरी बात समझ आ गई, बहुत बहुत गुड, मतलब अच्छी बात है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, इससे ये न्यूमेरिकल भी कंफर्म हो जाएगा, आप लोगों का आपको याद हो जाएगा न्यूमेरिकल। मैं अभी एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये न्यूमेरिकल आपको याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लें। ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऑल्दो ये होमवर्क था, लेकिन चलें देख लेते हैं इसको। A star connected three-phase weight 10 MVA 6.6 kilovolt alternator protected using a circulating current protection. The stator star point is being earthed by a resistance R. पहले resistance given थी, अब resistance given नहीं है, लेकिन estimated value of earthing resistance if 85 है 85% of stator winding is protected against the earth fall, यानी 85% तो मुझे पता चल गया कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अर्थ फॉल। तो इसका मतलब ये है कि 15% वो वाइंडिंग होगी जो कि अनप्रोटेक्टेड होगी, यानी इस बार मुझे परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग पता है जो अनप्रोटेक्टेड परसेंटेज वाइंडिंग है जो कि अर्थ फॉल की वजह से प्रोटेक्ट नहीं होगी और उसमें फ्लो कर रहा होगा कंटिन्यूसली स्टार्ट पॉइंट से करंट टू द ग्राउंड, वो मुझे पता है। ठीक है, अच्छा, तो अगेंस्ट अर्थ फॉल एज्यूम द अर्थ फॉल सेटिंग इज 20%। अब देखिए अर्थ फॉल सेटिंग पता है ना, हमें सीटी रेशियो पता है ना, हमें रिले कॉइल करंट पता है, अब हमें क्या मालूम करते हैं, रेजिस्टेंस आर मालूम करनी है, वही थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे। पहले क्या था, एक्स पता था, आर नहीं, आर पता था, एक्स मालूम करना था पहले वाले सवाल में। अब एक्स पता है यानी परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग पता है, मतलब सही है ना, 15% होगी ना, 85% टोटल प्रोटेक्टेड है और 15% क्या होगी अनप्रोटेक्टेड, तो ये तो मुझे पता है। सही है, तो आर हमें पता नहीं है। ठीक है, यानी इस केस में ये एक्स तो पता है आपको, ये आर नहीं पता, तो ये आर आपको कैलकुलेट करना है। किस तरह, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉल करें, नोट कर लें, अपनी डायरी में नोट कर लें, रजिस्टर में नोट कर लें कि पहला स्टेप तो मिनिमम फॉल्ट करंट को डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि फेज वोल्टेज तो ये रहा, तो लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लीजिए डिवाइड बाय √3, ये क्या है, पावर है। देखिए एस, आपको एस भी पता है, आपको वी भी पता है, आप एस इज इक्वल टू √3 VI करके पहले तो करंट निकाल लें, लेकिन ये करंट फॉल्ट करंट नहीं होगा, ये वो करंट होगा जो फिलहाल अभी स्टेटर वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है। ये बात मेरी समझ आ रही है, कैलकुलेट, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टेप क्या बताया, मिनिमम फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना, कर लिया आपने। अब क्या करें, हमें एक अर्थ फॉल्ट सेटिंग पता है कि अर्थ फॉल्ट सेटिंग यानी 20% जो आपका टोटल करंट होगा जो स्टेटर वाइंडिंग फ्लो कर रहा होगा, तो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग इस तरह हुई है कि मिनिमम फॉल्ट करंट आपका 20% ऑफ द टोटल करंट है। तो सिंपल आप क्या करें, जो आपने करंट अभी कैलकुलेट किया है जो कि स्टेटर वाइंडिंग फ्लो, ये मिनिमम फॉल्ट करंट नहीं है, मिनिमम फॉल्ट करंट आपका क्या होगा जो कि अर्थ फॉल्ट सेटिंग के हिसाब से फ्लो करेगा, क्या है 20% ऑफ द स्टेटर करंट, तो सिंपल 0.20 से मल्टीप्लाई कर दिया।
या 20 डिवाइड बाय 100 कर दें, आपकी मर्जी है। बस पहला स्टेप हो गया मिनिमम फॉल्ट करंट। दूसरा स्टेप क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस इन दैट एक्स परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग। एक्स परसेंटेज तो हमें पता है क्या है, 15% है। पहले पता नहीं था, अब पता है 15% है, ठीक है। प्रोटेक्टेड वाइंडिंग 85% है और एक्स क्या 15% है, पता है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, 100 माइनस 85 कर देंगे तो 15% आ जाएगा ना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, सॉरी। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस आपको मालूम करना, तो V इक्वल IRG, नहीं ये नहीं, ये अभी मैं इस स्टेप में पहले नहीं आना चाहिए था। मैंने असल में मैं जब शुरू में सॉल्व कर रहा तो मैंने बाद में इसको सेपरेट किया कि किस तरह करना है न्यूमेरिकल को। तो आप अभी ये स्टेप देखेंगे, यहाँ पर आ जाए ईएमएफ इंड्यूस इन एक्सपेंडिंग। स्टेप नंबर 2 कैसे मालूम करेंगे, वही जो आपके पास फेस वोल्टेज आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग से। पहले क्या कर रहे थे, पहले भी ये कर रहे थे, जो फेस वोल्टेज था उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग से। अभी भी अब एक्स तो पता है हमें 15 था, 15 बाय क्या हो जाएगा 100। तो ये वोल्टेज जो आपका यहां से आया है, जो कि उस स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ है, ये रहा। अरे इसको डिवाइड बाय √3 कर देगा, सिंपल, सही है। मल्टीप्लाई बाय एक्स परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग, एक्स परसेंटेज क्या है 15, पता है हमें। तो आपको ईएमएफ इंड्यूस भी पता चल गया। बस आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, V इक्वल IR लगा है, मिनिमम फॉल्ट करंट भी पता है आपको। मिनिमम फॉल्ट करंट क्या है 174.95 एम्पियर, और आपको वोल्टेज भी पता चल गया R इक्वल टू V बाय I, और आपको क्या पता चलेगा, रेजिस्टेंस पता चल जाएगी। सिंपल ये न्यूमेरिकल था, और आई थिंक आप इसके साथ साथ आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। तो फिलहाल ये सेकंड लास्ट टॉपिक था। इंशाल्लाह बस बार प्रोटेक्शन देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में, और ये आपका ईपीएसपी का कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट आखिरी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।